जो होते हैं वो एक्चुअली ऐसे जी रहे होते हैं जैसे अंधेरे में। शिक्षा की वजह से आप व्यवसाय को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, ये जरूर है। तो आप किसी भी छोटे काम को ये देखो कि उसको बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे कर रहा है। बेसिकली शिक्षा से क्या होता है कि आदमी का जीवन स्तर ऊपर उठता है। हमारे समाज के लोग कहाँ नहीं बैठे हुए। मैं आज आपको पे बैक टू सोसाइटी के बारे में बताऊँ कि पे बैक टू सोसाइटी क्या है। मैं बाहर समाज सेवा करने जा रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे अपने घर में सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा संदेश दीजिए जिससे कि ये आगे बढ़ सके। तो जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा, तो सबसे पहले तो हमें अहंकार को खत्म करना पड़ेगा। आचार्य जी, जैसा कि आप वो देखते हैं कि एक्सरे करते हैं और एक्सरे में तो हड्डी टूटी होती है या कोई शरीर का अंग बढ़ जाता है, उस चीज के बारे में आप जानकारी निकाल लेते हैं। उस जानकारी को निकाल के आप मरीज को दिखाते हैं, बताते हैं, एक वो बताते हैं कि किस तरह से आपकी ये हड्डी टूटी हुई है, इसका इलाज करेंगे, या ये कुछ बढ़ गया है शरीर में तो उसका आप इलाज करेंगे। तो वो चीज तो आप दिखा देते हैं कि यहाँ से फ्रैक्चर है, ये ऐसे में देख लीजिए। मगर हमारे समाज में समाज की बीमारियों का तो अक्सर लोगों को पता होता है, मगर उसे कैसे समझाया जाए कि समाज को समझ में आ सके कि ये बीमारी है और इसका इलाज जरूरी है, उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, एज ए रेडियोलॉजिस्ट ठीक आप सही कह रहे हैं कि लोग बीमार होते हैं, तो एज ए रेडियोलॉजिस्ट मैं एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एमआरआई भी हम उसका डायग्नोसिस बोलते हैं, इसको निदान भी बोलते हैं कि भाई आपके क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है। और जब एक बार पता चलता है कि ये बीमारी है तो उसके बाद ही उसका इलाज संभव है। मतलब इलाज मुश्किल नहीं है, बीमारी का पता करना मुश्किल है। तो आपने कहा कि जैसे समाज के लिए, तो वैसे तो मैं विज्ञान का छात्र हूँ तो समाज के बारे में बहुत ज्यादा कुछ मैं पता नहीं जानता हूँ, नहीं पता, बट जो मेरी उम्र के हिसाब से जो मेरा अनुभव है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि एक समाज को यदि ये पता चल जाए कि उसके जो अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, और वो यदि उनको पता चल जाए तो हमारे समाज में बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, और पहले भी रहे हैं, आज भी हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उस समस्या का समाधान खोजें। तो मुझे ये लगता है कि बीमारी का पता करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलाज अपने आप होगा। बीमारी का, जैसे कि अब शिक्षा के ऊपर बात करते हैं, जैसे शिक्षा है, शिक्षा के बारे में सबको पता है कि शिक्षा बहुत जरूरी है, मगर हमारे ऐसे गांव देहात हैं जहाँ पर के लोग छोटे छोटे कामों को कर रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि एक शिक्षा हमारे को नौकरी नहीं करनी है या और ज्यादा शिक्षा करके क्या हमारे को वो बनना है, ऐसे लोगों की सोच है। तो इस सोच को कैसे खत्म किया जाए और उनको असली शिक्षा के बारे में कैसे समझाया जाए कि शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए है या और भी किसी चीज के लिए है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, आप हमारे समाज में अब बहुत सारे शिक्षित लोग हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, तो ऐसा होता है कि वो ना एक तरह से रोल मॉडल बन सकते हैं। वो रोल मॉडल इसलिए बन सकते हैं कि वो एक ही परिस्थिति में थे, वही सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति में थे, जिसे हम बोलते हैं कि बहुत ही नीचे के लेवल पे थे, और उनके माता पिता के मार्गदर्शन से, उनके पूर्वजों के आशीर्वाद से और उनकी अपनी मेहनत से वो लोग आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि जहां वो बिल्कुल चमकते सितारों की तरह है, दे आर स्टार्स। तो उनकी भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो वहां तक कनेक्ट करें, अपनी जड़ों के पास जाए, अपने अपने लोगों के पास जाए। और किसी को आर्थिक सहायता की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसी परिस्थितियों से बाहर निकले हैं। मेरे पूर्वज भी इतने गरीब थे जितने कि आज गांव में हैं, जो कि आज अभी तक नहीं आए, अभी वो वही है, यानी कि लेफ्ट आउट, जो छूट गए हैं। जो हमारे जो राष्ट्र की जो तरक्की हो रही है, राष्ट्र का जो निर्माण हो रहा है, उस तरक्की में उनकी भागीदारी नहीं है, तो बिल्कुल नीचे के लेवल पे काम कर रहे हैं। तो उनको, उनके अंदर सिर्फ एक जिज्ञासा, उनकी सोच को बदलना है। उनको ये कहना है कि देखिए कि आज आप हमें देखिए, जब हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, उसका जवाब दीजिए। तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि उनके अंदर की भावना जगेगी। वो कहते हैं कि सही बात तो है कि इनके भी बुजुर्ग हमारे जैसे ही थे, और वो उन लोगों ने एक सोच बदली और उन्होंने कहा कि मैं भूखा रह लूंगा, आधी रोटी खा लूंगा, लेकिन
खा लूंगी या खा लूंगी, माँ बाप का दोनों को बराबर हाथ है और इन हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना है। क्योंकि एक बच्चा जब आगे निकलता है तो वो माँ बाप का मार्गदर्शन होता है। आज की डेट में, आज की तारीख में यदि मैं यहाँ बैठा हूं तो ये मेरी मेहनत जरूर है, बट मेरे माँ बाप का आशीर्वाद और मार्गदर्शन के बगैर ये संभव नहीं था। क्योंकि उन्होंने, मेरी माँ ने मुझे जो संस्कार दिए और मुझे इस बात का ध्यान रखा कि मेरा बच्चा बाहर क्या कर रहा है, मैं बाहर कुछ भी कर रहा हूं, मेरी माँ को पता है कि बच्चा क्या कर रहा है। और यदि कोई गलत लाइन में चल रहा हो तो माँ तुरंत उसको रोके, ये देखे कि वो स्कूल की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि जब तक बच्चा एक लेवल तक नहीं आता तब तक उस बच्चे को मतलब परवरिश दे। पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सिर्फ आप ये कह दो कि हमारा बच्चा तो पढ़ नहीं रहा जी, तो भाई ऐसा क्यों हो गया? बच्चा शुरू से वही चीज सीख रहा है जो आप सिखा रहे हो। तो या तो फिर आपने शुरू में ध्यान नहीं दिया, आपने एक उम्र उसकी निकल गई, अब वो आपको ज्यादा समझने की कोशिश नहीं कर रहा, तब आप उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, तब आप कह रहे हैं दोनों का कम्युनिकेशन खत्म हो रहा है। तो आप एक वक्त पे, जब बच्चा छोटा है उसी वक्त से आप उसको सही लाइन में लाओ। और जब बच्चे में क्या होता है कि जब आप लगातार ये चीजें करते हो तो एक हैबिट हो जाती है, आदत। और आदत क्या होती है कि वो आपके अभ्यास से आती है। वो कहते हैं कि अब तो मेरी आदत हो गई है, तो आदत हो गई मतलब आपने इतना अभ्यास किया कि अब आपके जहन में आ चुकी है वो चीज कि ये तो मुझे करना ही है। तो इस तरीके से माँ बाप को अपने बच्चों को शिक्षा के लाइन में ऐसे लाया जा सकता है। और अपनी जिम्मेदारी से जो पल्ला झाड़ देता है कि हम क्या करें, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ प्लीज सॉरी, आपको बहुत कुछ करना चाहिए था। और क्योंकि हमारे माँ बाप ने यदि सही डायरेक्शन नहीं दिया, अरे माँ बाप स्कूल में एडमिशन नहीं कराएंगे तो कैसे पढ़ लूंगा? माँ बाप यदि मुझे ये ध्यान नहीं रखें कि बच्चा स्कूल में गया या खेल में चला गया, जाके पता कीजिए ना स्कूल में। मेरी मदर मेरे चाचा जी को भेज देती थी कि जाओ, मेरे चाचा जी का नाम ओम प्रकाश था, वो कहती थी ओम, काफी छोटे थे उनसे, तो जाके देख के आओगे बच्चे कहीं रास्ते में तो नहीं खेल रहे हैं। तो ये माँ की जिम्मेदारी है। माँ की जिम्मेदारी है कि वो घर में बैठी बैठी ये देखे कि उसका बच्चा बाहर क्या कर रहा है, और बीच बीच में कभी कभी चेक भी कराए। और बाप की जिम्मेदारी है कि वो सही मार्गदर्शन दे। देखो, हमें ऐसे आइसोलेशन में नहीं है हम। आज मोबाइल और इंटरनेट की वजह से हम लोग एक पूरी दुनिया को मुट्ठी में किए हुए हैं। आपको कैसे नहीं पता कि जो लोग आगे चले गए वो कैसे चले गए? आपको सब पता है। और यदि आपको पता है तो फिर आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? ये सोच बदलने की जरूरत है। मैं ये कह रहा हूं कि शिक्षा का महत्व क्यों नहीं है, जैसे आपने इसको रोजगार के साथ जोड़ दिया, तो मैं बिल्कुल कहता हूं कि शिक्षा का और रोजगार का संबंध हो सकता है, बट सिर्फ रोजगार का ही संबंध नहीं है, नहीं मानता। नरेश जी, जैसे कि शिक्षा के बारे में आप कह रहे थे कि हमारे लोग कुछ ये सोचते हैं कि हमारा व्यवसाय अच्छा है, हम खुश हैं अपने व्यवसाय में, तो हमारे बच्चों को शिक्षा की क्या जरूरत है? ये सवाल जी सर है लोगों का। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा सिर्फ रोजगार के लिए ही नहीं है। बेसिकली शिक्षा से क्या होता है कि आदमी का जीवन स्तर ऊपर उठता है और उसके सोचने और समझने की जो उनकी काबिलियत है उस पर फर्क पड़ता है कि वो किस तरीके से चीज़ों को सोचता है। जैसे कि मैं कई बार बोलता हूँ कि भाई आप जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हो तो हम हमेशा क्या कि हमारा नजरिया रहता है कि नहीं यार ये काम छोटा है, नहीं यार ये काम बड़ा है। तो आप किसी भी छोटे काम को ये देखो कि उसको बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे कर रहा है। तो ये क्या चीज़ है? अब जैसे कि पहले लोग जो छोटे छोटे काम थे वो आजकल सारे काम बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ले गए। तो उसका वो क्यों ले गए? क्योंकि वो शिक्षित थे और शिक्षा की वजह से उन्होंने उस चीज़ में जो पोटेंशियल था उसमें कि हम कितना इसको आगे बढ़ा सकते हैं वो चीज़ें की, और वो बहुत सारे जो हमारे व्यवसाय थे वो चले गए हमारे हाथों से। लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो लोग कितने आगे बढ़ गए। तो व्यवसाय से शिक्षा को पूरी तरह से जोड़ना ठीक नहीं है। हाँ, शिक्षा की वजह से आप व्यवसाय को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, ये जरूर है। और दूसरी बात जो मैं ये कह रहा हूँ कि शिक्षा, चाहे आदमी कोई भी व्यवसाय करे, ये उसका अपना हो, बाहर हो, कहीं भी हो, यदि वो शिक्षित है तो उसका मेन जो फायदा है उसका है कि उसका जीवन स्तर जो है, लिविंग स्टैंडर्ड, वो बढ़ जाता है, उसका जीने का तरीका बदलता है। तो जो बिना शिक्षा के लोग जो होते हैं वो एक्चुअली ऐसे जी रहे होते हैं जैसे अंधेरे में। और यदि शिक्षित व्यक्ति क्या कि वो एक उजाले में जीता है, उसकी सोच अलग होती है उसके। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आदमी शिक्षित होगा तो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर सोच पाएगा, उनको और अच्छे मुकाम पे लगेगा, तो बच्चों को सुरक्षित भविष्य दे पाएगा। तो शिक्षा का महत्व यहाँ भी होता है। तो सर आचार्य जी, जैसा कि मैं जानता हूँ और शायद
बहुत से लोग जानते हैं कि आपका जीवन भी संघर्ष में रहा। आपने काफ़ी संघर्ष किया। आपके जो छोटे भाई हैं वो भी चिकित्सा से ही संबंधित हैं। तो ऐसा ही कोई और उदाहरण या आप अपने जैसा कोई और उदाहरण देना चाहेंगे? देखो, मैंने कहा ना कि अभी शिक्षा का बहुत विस्तार हुआ है हमारे समाज में, और ऐसे किसी का नाम लेना या किसी को बताना ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर आदमी के संपर्क में कोई ना कोई शिक्षित बड़ा बुद्धिजीवी किसी गांव में या किसी डिस्ट्रिक्ट में जरूर है। तो उनको सिर्फ अपने आप को ऊपर लाने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि हमारे गाँव में या हमारे ज़िले में या हमारे प्रदेश में कितने शिक्षित लोग हैं जो ऊपर जाके बैठ गए। आज हमारे समाज के लोग कहाँ नहीं बैठे हुए। आप चाहे उसको सरकारी नौकरी में देख लीजिए, प्राइवेट में देख लीजिए, या फिर आप राजनीति में देख लीजिए। बहुत लोग बड़े बने हुए, बहुत बड़े ऊपर तक पदों तक पहुंचे हुए हैं। तो ये सिर्फ हमें देखने की बात है, और उस देखने मात्र से सिर्फ ये नहीं कि आंखों से देख लिया सेटिस्फाई में, वो अंदर एक भावना जागृत होनी चाहिए कि ये लोग जब यहाँ पहुंच सकते हैं तो मैं या मेरे बच्चे या मेरे रिश्तेदार, आपको आगे तक जाना पड़ेगा आपको कि वो वहां क्यों नहीं आ सकते। तो शिक्षा का यही महत्व है कि आपको वो सोच को आगे बढ़ाती है, जागृत होती है। जैसे कहते हैं ना कि एकदम से लाइट जल गई तो आप प्रकाशवान हो जाते हैं, तो उतना होता है। सर, कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि जो शिक्षित लोग हैं वो अशिक्षा के जहाँ पर शिक्षा का अभाव होता है वहाँ पर लोग जाते भी हैं और वो चाहते भी हैं कि ये लोग शिक्षित हों, मगर जो अशिक्षित लोग होते हैं वो अक्सर इस चीज़ को माइंड करते हैं कि अरे वो बड़ा आदमी है और वो हमारे पास आया है, कल को एहसान जताएगा या वो ऐसा वो करेगा। तो ऐसी सोच को आप क्या कहेंगे कि एक संकुचित सोच है कि उसका हमें सपोर्ट नहीं लेना है, इस तरह की एक सोच बनी हुई है। आपने चलो अच्छी बात की है। हो सकता है कि कुछ लोग इसको आप ईगो को कह सकते हो कि मैं किसी का एहसान क्यों लूँ, आप इस तरह से इसको रख रहे हो। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं आज आपको पे बैक टू सोसाइटी के बारे में बताऊँगा कि पे बैक टू सोसाइटी क्या है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले लर्निंग, फिर अर्निंग, देन रिटर्निंग, यानी कि पहले आप सीखो, फिर कमाओ और फिर उसको समाज के हिसाब से उसे वापस कर दो। यानी कि समाज के अंदर देखो, हमारे बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि समाज होता क्या है। हमें सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि समाज होता क्या है। देखो, इंसान जो है एक सामाजिक प्राणी है, और जितने भी परिवार हैं वो उसकी इकाई है, यूनिट है। एक फैमिली एक यूनिट हुई, यानी कि बहुत सारी फैमिली मिलकर के एक समाज बनाती है। तो इसमें क्या होगा कि एक जो फैमिली है, जैसे मैं हूँ या आप है, तो मेरी जिम्मेदारी है चैरिटी बिगिन एट होम। मैं बाहर समाज सेवा करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे अपने घर में सेवा करनी पड़ेगी। उसकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी ये हो जाएगी कि मेरे बच्चे पढ़ लिख करके कम से कम मेरे बराबर या मेरे से आगे ले जाऊं। क्योंकि जो मैं आज अभी बता रहा था कि जो मैं आज यहाँ बैठा हूं, तो ये तो मेरे माँ बाप का अचीवमेंट है। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए एक बड़ी सोच रखी और उसको मार्गदर्शन दिया और आज मैं यहाँ पहुंच गया। ये अचीवमेंट किसका हुआ? मेहनत मेरी है, लेकिन अचीवमेंट मेरे माँ बाप का है। मैं उसका श्रेय अपने माँ बाप को देता हूँ। तो मेरा अचीवमेंट क्या होगा? मेरा अचीवमेंट ये होगा कि मेरे बच्चे पढ़ लिख करके मेरे से आगे जाए। यदि मैंने ऐसे कर लिया तो ये मेरा अचीवमेंट है। तो हर आदमी को ये सोचना पड़ेगा कि उसका क्या काम है समाज के अंदर। तो आप क्या पूछ रहे थे आपको? और जैसे कि अगर आपको जनता के बीच में खड़ा किया जाए और वहाँ आपसे कहा जाए कि आप इनके लिए एक ऐसा संदेश दीजिए जिससे कि ये आगे बढ़ सकें, तो वहाँ पर आप आपके शब्द क्या होंगे? देखो, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं मतलब जनता को या हमारे समाज के लोगों को संदेश दूँ, लेकिन हाँ, मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि जितने भी लोग हमें लगता है कि ये लोग आगे बढ़ गए हैं और समाज का नाम कर रहे हैं, देखो समाज के अंदर जब हमारे लोग आगे बढ़ते रहे तो सिर्फ वो अपना घर परिवार ही नहीं चला रहे थे, वो हमारे समाज का नाम भी कर रहे होते हैं। क्योंकि दूसरे समाज में जाते हैं तो भाई नहीं, देखो ये इस समाज का है और ये आगे बढ़ा हुआ है, तो वो अपनी इज्जत बढ़ाते हैं, समाज की भी इज्जत बढ़ाते हैं। तो इसमें कोई आदमी किसी को संदेश नहीं दे सकता, बल्कि ये है कि वो ये कह सकते हैं कि भाई देखो हम लोग जो है वो यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं, हमने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे मेहनत की है। मेरा अनुभव ये है। तो जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं आपका मार्गदर्शक हूँ और मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि मैं इस मार्ग पर चला हूँ और ये मार्ग अच्छा है, अपनाना या नहीं अपनाना ये आपकी जिम्मेदारी है।
तो उसी तरीके से आप अपना अनुभव, उसी का अनुसरण करते हुए आप अपना अनुभव साझा करो, और आपके अनुभव से जिसके दिल में परिवर्तन हो गया, जिसका हृदय परिवर्तन हो गया, वो जरूर उससे कुछ न कुछ सीखेगा कि भाई जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो यहाँ तक हमें सोच को ले जाना पड़ेगा। सर एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। हाँ जी। एकम ग्राम सभा का जो कॉन्सेप्ट किसी कोई संस्था चला रही है, या ये कहूँ कि मैं ही इसको चला रहा हूँ। एकम ग्राम सभा का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि हर गांव में, हर बस्ती में एक क्षेत्रीय टीम हो, उसी क्षेत्र की, उसी गांव की टीम हो, और वो अपने गांव के लिए ही फैसला करे, अपने गांव के बच्चों को शिक्षित करने के लिए। जैसे कि एकम ट्यूशन सेंटर का नाम दिया जाए या एकम शिक्षा सेंटर कहा जाए उसको। तो ये जो स्कीम चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो कि एक पथौली ग्राम में ये शुरुआत हुई है, और 12वीं क्लास पास करने के बाद में जो बच्चे CBSE की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए पढ़ाया जा रहा है, और वहाँ पर बहुत अच्छा मतलब देखने को मिल रहा है, काफ़ी टाइम से वो पढ़ रहे हैं बच्चे। तो ऐसी अन्य ग्राम सभाओं में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या इससे क्या प्रभाव पड़ेगा समाज के ऊपर? ये आपने यदि ऐसी कोई स्कीम शुरू की है तो मैं तो इस स्कीम की तारीफ करता हूँ कि देखिए, इसमें सबसे पहले हमें यूनिटी रखनी है। एक गांव के अंदर यदि संगठित नहीं रहेंगे तो हम इस तरह की चीज़ें नहीं ले पाएंगे, या कहूँ कि कम मात्रा में ले पाएंगे। जब पूरा गांव संगठित हो जाता है और उनकी सोच एक हो जाती है कि भाई हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, और क्यों ना हम सब लोग मिल करके, देखो अकेला पिन का तोड़ना आसान है, लेकिन यदि उसका गट्ठर बना करके आप तोड़ोगे तो नहीं टूटेगा। और ये प्रोग्रेस के लिए सबसे पहली जरूरत चीज है कि आदमी संगठित हो, और संगठित होने के लिए ही, जैसे मैं कह रहा था, सोच बदलो। तो सबसे पहले तो हमें अहंकार को खत्म करना पड़ेगा, और आपस में जो एक दूसरे के प्रति सद्भावना और आदर का जो व्यवहार है उसको अपनाना पड़ेगा। कि कोई भी समाज के अंदर, यानी कि अपने जो जिसको हम बिरादरी माता बोलते हैं, समाज बोलते हैं, उसके बच्चे सारे बराबर होते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो छोटी पोस्ट पर है या बड़ी पोस्ट पर है, या पैसे वाला है या गरीब है। माँ के लिए बच्चों में कोई फर्क नहीं होता ना, उसके लिए सब बराबर होते हैं। उसी तरीके से हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन यदि किसी को भी उंगली काटोगे तो दर्द होगा। यदि वो भावना हर व्यक्ति में आ जाए, और ग्राम जो पूरा है आपका संगठित हो जाए और सामूहिक सोच करे, और उस तरीके से वो ये देखे, देखो मैं ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि हमारे ही समाज के लोग जो आगे बढ़े उन्हीं को देखो, आप बाकी लोगों को भी देखो ना, कि आप ये भी देखो कि जो दूसरे समाज के लोग जो आगे बढ़ गए हैं उनसे भी सीखो। सीखने के लिए आपको ये नहीं कि मैं इससे सीखूंगा, इससे सीखूंगा, जहां से कुछ अच्छा मिल रहा है वहां से सीखो। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि सीखने के लिए, मैं जब लोग कहते हैं कि यार ये डॉक्टर साहब ये सीखने का क्या है, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि एक प्राणी की मौत एज ए इंसान, भाई डॉक्टर क्या बोलता है कि ये इंसान, इसकी डेथ हो गई, तो कैसे बोलता है? वो उसकी दिल की धड़कन चेक करता है कि भाई इसकी धड़कन बंद हो गई और इसका सांस बंद हो गया, तो कहते हैं कि ये तो इसकी तो डेथ हो गई, क्योंकि इसकी धड़कन बंद हो गई। उसका तो एक प्राणी की, एक आदमी की या जिसकी भी है वो डेथ हो गई। लेकिन एक इंसानी रूप से डेथ तब होती है जब आदमी सीखना बंद कर दे। मैं ये कहना चाहता हूं कि इंसान को यदि प्रोग्रेसिव होना है तो अपनी आखिरी सांस तक सीखते रहना चाहिए। कभी कोई ये ना क्लेम करे कि मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ आता है, ये संभव ही नहीं है। मैं आज इस स्टेज पे हूं, मैं आज भी सीखता हूं। मैं हर इंसान से, हर प्राणी से, हर वस्तु से, मुझे कई बार बहुत सारी चीजें बड़ी इंप्रेस करती है कि यार देखो ये चीज ठीक है, ये मुझे अपनानी चाहिए। तो इसके लिए आपको ना नजरिया बदलने की जरूरत है। नजरिया बदलना ऐसा है कि हर आदमी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, सब में कोई ना कोई कमी है। तो उसके लिए क्या है कि आपका आधा गिलास खाली है, आधा गिलास भरा है, तो आप हमेशा दूसरों के लिए आप आधा गिलास भरा देखो, और जब अपना गिलास देखो तो आधा गिलास खाली देखो। यानी कि उसकी जो बुराइयां हैं उसको मत देखो, उसकी जो अच्छाइयां हैं उनको देखो और उनसे सीखो, और अपनी बुराइयों को देखो। बुरा जो देखा ना मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना। तो ये है कि हमेशा बुराई ढूंढनी है तो अपने आप में बुरा। ये मतलब हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने बड़े अच्छी अच्छी चीजें, संदेश जो दिए हैं, लेकिन हम उनको सुनते जरूर हैं, लेकिन उसको हम आनंद लेने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं, उनको अपनाते नहीं है। यदि उनको अपना ले तो हमारे जीवन में कोई समस्या है ही नहीं, कोई समस्या नहीं है हमारे जीवन में, और यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान है।
तो इसी तरीके से यदि किसी दूसरे को देखना है तो उसका आधा गिलास भरा देखो, उसकी कमियों को छोड़ दो, उसकी अच्छाइयों को देखो और उनको ग्राइंड करने की कोशिश करो। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरे का आधा गिलास देख करके अपना आधा खाली गिलास को भरो, यानी कि उनकी सबकी अच्छाइयां लो और अपने आधे खाली गिलास को भरो। यदि आपने ये जिंदगी में अपना लिया तो आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अच्छे आपने संदेश दिए समाज के लिए। और मैं तो यही चाहूँगा कि आपके इस प्रकार के जो मैं तो प्रवचन कहूँगा इनको, कि ये वो प्रवचन है जिनको अमृत समझ के अगर हम अपने अंदर धारण करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। तो उसी के साथ आपसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो मैंने आपका समय लिया और आपने समय दिया। थैंक यू सो मच नरेश जी। लेकिन मैं बताता हूँ कि आपने मुझे प्रवचन देकर के मेरे को संन्यास भेज दिया आपने। ये बिल्कुल भी प्रवचन नहीं है। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं हो रहा कि मैं प्रवचन दे रहा हूँ, बल्कि ये है कि जो मेरा अनुभव है, जो ज़िंदगी में मैंने अभी तक सीखा है, आप लोगों से सभी से सीखा है, पूरे समाज से सीखा है, समाज से बाहर से कोई नहीं सीखता होता, उसी सीख की वजह से जो अपने एक्सपीरियंस को मैंने आपके साथ साझा किया है और आपने मुझे इतनी देर तक सुना, मुझे आपका धन्यवाद देना चाहिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर।